students, welcome to the 7th lecture of Construction Management and Accounts, 5th chapter Construction Labor। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन लेबर की जो अपनी पेमेंट, ठीक है, बेसिस जो होता है, तो वो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में, ठीक है। वर्कमैन्स compensation act 1923, ठीक है। तो क्या है 1923 कंपनसेशन एक्ट के अंदर कि जो वर्कर्स जो है कहीं पे कंपनीज वगैरह पे या कहीं पे भी साइट के ऊपर कार्य करते हैं और उस दौरान उनके जो है एक्सीडेंट से कोई मिसबिहेव या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है या उसको अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्लेम के रूप में जो भी प्रोविजन दिया जाता है, ठीक है, तो वो सारा इस एक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि उसकी सैलरी के हिसाब से ही उसे जो है जितना भी कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, वर्कमैन को जो भी कार्य करते हैं तो उनके जो है प्रावधान रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे भी उसकी सैलरी में से जो भी जितनी उसकी सैलरी है पर मंथ के हिसाब से, तो उसे उसी के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा इस एक्ट के अंदर, तो उसको जो है कंपनी के द्वारा जो क्या किया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, इंश्योरेंस दिया जाता है। तो वो सारा जो है इस जो एक्ट के अंदर आता है। तो मेन प्रोविजन क्या है, मेन प्रोविजन ऑफ वर्कमैन्स compensation act। तो मेन प्रोविजन कौन कौन से हैं? नंबर 1, इट इज एन एक्ट बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। तो ये एक ब्रिटिश मॉडल के तरह ही तो जो है तैयार किया जाता है, उनके बेस के हिसाब से ही। इट इज एन एक्ट बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। तो जैसा कि विदेशों में या बाहर जितने भी ब्रिटिश में जो भी उन्हें प्रावधान दिए जाते हैं, तो उसी को देखते हुए तो ये एक्ट तैयार किया गया है। अंडर दिस एक्ट compensation has been made compensation has been made obligatory on all employers whose employed are entitled to claim benefit under this act, ठीक है। तो जो कंप्लेंट या क्लेम
के लिए करता है तो उसे जो है तो इस के अंदर जो है पेमेंट या कंपनसेशन दी जाती है। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन to the workman or his independent, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं या जो उसके घर वाले वगैरह होते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, केस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द साइट, ऑन द वर्क साइट, कार्य करने की साइट है तो उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पेमेंट जो है वर्कमैन को या उसके जो भी रिलेटिव होते हैं या उसके जो भी घर में सदस्य होते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट रहते हैं और हिज डिपेंडेंट, ठीक है, जो उसके ऊपर जो आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, नंबर है तो ये however the compensation is not payable for injuries due to तो किस केस में जो है कंपनसेशन जो है दिया नहीं जा सकता। नंबर 1 नेग्लिजेंस या विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स। नंबर 1 नेग्लिजेंस और विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स। अगर कोई आदमी रूल तोड़ता है, ठीक है, रूल के अगेंस्ट जाता है या रूल्स के विरुद्ध कोई काम करता है या कोई नेग्लिजिबिलिटी बरतता है तो उसे वो ये कंपनसेशन नहीं दिया जाता। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड, रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड अगर वो कार्य करने के दौरान जो किसी प्रकार का जो है सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं लेता है, ठीक है, और डिसरिगार्ड टू सेफ्टी डिवाइस, डिसरिगार्ड टू सेफ्टी डिवाइस, या प्रॉपर तरीके से जो है जो सेफ्टी डिवाइस का जो है जो भी सेफ्टी प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे वर्क साइट के ऊपर हेलमेट लगाना, चश्मे पहनना या जैसे भी वेल्डिंग के दौरान ग्लव्स वगैरह पहनना या आई प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो गॉगल्स वगैरह
तो वो इन चीज़ों का जो है सही से प्रयोग ना करने पर भी तो ये कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो किसी नंबर 3 किसी ड्रग्स वगैरह की आदत होना। ठीक है। नंबर 3 कंजप्शन ऑफ लिक्वर्स और ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिक इंटॉक्सिकेंट, जितने भी जहरीले पदार्थों का सेवन करना। ठीक है। किसी प्रकार का जो है शराब वगैरह पी करके या किसी प्रकार का नशा कर करके वहाँ पे जो कार्य करते हैं, तो इन केसेस में उन्हें जो है ये कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, या नहीं दिया जाता है। ठीक है। द वेरियस क्लासेज ऑफ वर्कमैन entitled to claim benefit under the act have been specified in this section to one person employed in administration। तो ये जो भी पर्सन होते हैं जैसे क्लरिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है सैलरी के हिसाब से ही उनको जो है सब बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। कि जैसे एक क्लर्क की जो सैलरी वो मिनिमम जो है रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनमें क्या रखा है, एक्सेप्ट रखी जाती है कि ये इतनी 1600 लगभग, ठीक है, एवरेज रखी जाती है मंथली के हिसाब से, जैसे 16,000 या 1600 सॉरी, तो पर मंथ के हिसाब से जो उन्हें वेजेज उसी के हिसाब से दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल डिपेंड अपॉन द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द डिक्रीज्ड वर्कमैन इन द केस ऑफ डेथ। ठीक है। तो डेथ के केस में तो उन्हें जो है मंथली पेमेंट के हिसाब से तो उनको जो है कंपनसेशन दिया जाता है। तो डिसेबलमेंट जो है मे बी कौन कौन से, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो जैसे कि किसी के जैसे हाथ टूट गया या किसी के कोई और चोट लगी, सिर में लगी या कहीं पैर टूट गया, तो ऐसे केसों में तो अलग अलग प्रकार से जो है कंपनसेशन का प्रावधान किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है तो ये भी देखा जाता है कि उसका स्कोप ऑफ कवर क्या रहता है। ठीक है। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो 2000 में, तो वो उसके कवरेज की एवरेज, ठीक है, तो वो जो इंजरी हुई है या उसके अंदर जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका, ठीक है, तो उसमें जो है उसके जो है कवरेज या उसको कैसे वो कवर कर सकता है, तो वो उन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से ही उसका जो है इलाज करवाया जाता है। तो नेक्स्ट आएगी द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेजुलेशन। तो ये था वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेजुलेशन एंड abolition
1970। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी लेबर होती है, ठीक है, रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन स्टेबलाइजमेंट प्रोग्रेसिव evolution of system in certain cases, the improvement of service condition of the contract labor where the evolution was not possible। जहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो है अलग से जो है प्रावधान ना हो, ठीक है, जैसे पीएफ वगैरह या ईपीएफ वगैरह वो ना करते हो या उन्हें कोई एक्स्ट्रा अदर प्रकार के जो है बेनिफिट ना दिए जाते हो, तो उसमें तो ये एक्ट जो है तैयार किया गया था, ठीक है, ताकि जो इसका जो मेन जो लक्ष्य था, ठीक है, मेन जो एम था इस कॉन्ट्रैक्ट का, सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी एबोलिश्ड वेयर पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल एंड दैट इन केस ऑफ सिस्टम कुड नॉट एबोलिश टुगेदर वर्कमैन कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी इम्प्रूव्ड एंड रेगुलेटेड। So payment of wages, provision of essential amenities like drinking water, ठीक है, रेस्ट रूम, कैंटीन, फर्स्ट एड फैसिलिटी, क्लीन यूरिनल एंड लैट्रिन्स। तो इस एक्ट के अंदर जो है ये सभी चीज़ों का प्रावधान किया जाता है, ठीक है, कैसे, जैसे कि पीने का पानी, उनके रहने का, कैंटीन, फर्स्ट एड फैसिलिटीज और जो है यूरिनल को साफ वगैरह करने के और लैट्रिन वगैरह साफ करने के लिए। द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1970, जैसे कि बताया गया है कि 1970 में तो इस एक्ट को जो है का प्रावधान रखा गया था, तो हैज कम्स इनटू फोर्स, तो ये 1971 फरवरी 1971 में संज्ञान में लिया गया या इसका जो है पूर्णतः इस्तेमाल होने लग गया था। तो इसमें क्या है, एवरी स्टेबलाइजमेंट in the average which 20 or more workmen are employed or workers employed of any days of the preceding 12 month as contract labor to perform any skilled, semi-skilled, unskilled, manual or supervisory work। तो जितने भी skilled या unskilled members होते हैं या workers होते हैं या supervisor होते हैं, तो उन सबको जो है पूरे के पूरे 12 महीने, ठीक है, यानी कि लगभग 1 साल तक जो है कार्य देना, ठीक है, उनको जो है वर्कमैन करवाना, ठीक है, तो ये सारा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज एंड हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डेज ऑफ प्रोसीडिंग 12 मंथ 20 और मोर वर्कमैन, तो 12 या 12 से अधिक जो है वर्कमैन को जो है वहाँ पे कार्य के लिए दे सकता है, ठीक है। तो मेन प्रोविजन क्या रहता है, मेन प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर regulation and abolition act। तो ये क्या रहता है, नंबर 1 मेन प्रोविजन क्या है, तो एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, एडवाइजरी बोर्ड, नंबर 1 एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड का क्या रहता है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड टू कैरी आउट द फंक्शन असाइंड टू इट अंडर द एक्ट। तो जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, उनके बारे में तो एक जो है स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड जो एडवाइजरी तैयार कर देता है, ठीक है, लेबर बोर्ड के रूप में, ठीक है, ताकि जो कि ध्यान रखती है कि
कि जो कहीं पे भी जो है लेबर का जो है किसी प्रकार की जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सुनने के लिए तो वो एडवाइजरी जो कार्य करती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड स्टेबलिशमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन लिस्टमेंट, तो जितने भी तो उनका जो है एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन स्टेबलिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो ये एडवाइजरी बोर्ड या जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, लेबर कोर्ट होता है या लेबर ऑफिस होता है, तो उसके अंदर जो है प्रत्येक एम्प्लॉयर को जो है अपने वर्कमैन की जो जितने भी उसके अंदर कार्य कर रहे हैं तो उनके जो है ऑफिस के अंदर पूरा डाटा जो है तैयार करके वहाँ देना होता है। ठीक है, तो वो सारा तो वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, वो करवाना जरूरी होता है। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा इसका प्रोविजन है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को जितने भी अपने ठेकेदार होते हैं तो उनको जो है लाइसेंस देने का कार्य इस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एवरी कॉन्ट्रैक्टर एक्सिक्यूटिंग एनी वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर मस्ट ऑब्टेन ए लाइसेंस। तो उसके पास एक लाइसेंस होना जरूरी होता है, किसके द्वारा? लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट नो कॉन्ट्रैक्टर टू whom this act applies shall undertake or execute any work through the contract labor except under and in accordance with a license issued in that behalf by the licensing officer। तो एक लाइसेंसिंग ऑफिसर के द्वारा तो वो क्या किया जाता है कि लाइसेंस दे दिया जाता है किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, जो ठेकेदार होता है उसको लाइसेंस देने का भी प्रोविजन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आता है। ठीक है, तो इसका मेन प्रोविजन ये भी है। तो दो नंबर 4 वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, तो जितने भी उनके जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड है या उनके वेलफेयर से रिलेटेड है, या कैंटीन है, रूम है, क्लासरूम, ठीक है, रेस्ट रूम है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज है और अदर फैसिलिटीज, जितनी भी फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करवाने भी इस एक्ट के अंदर आता है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा तो ये रिक्वायरमेंट जरूरी होती है कि वो अपने जो वर्कर्स को जो है ये सारी फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोवाइड करवाए, जैसे कैंटीन, रूम, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज और अदर फैसिलिटीज लाइक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंक वाटर, यानी कि साफ पीने का पानी की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था और जितना भी उसको पेशाब पानी की व्यवस्था, ठीक है, वो सारे वॉशिंग की व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाना तो इस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, नंबर 5 पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, तो जितने भी वर्कर्स की जो है पेमेंट, ठीक है, किस हिसाब से उसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो वो जैसे नीचे पीएन से लेके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक की जो है जितनी भी सैलरीज वगैरह है, ठीक है, पेमेंट, तो वो मंथ के हिसाब से या जैसे भी, तो वो सारा का प्रावधान जो है इस एक्ट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। और उसके बाद नंबर 6 पेनल्टीज।
बचे पेनल्टीज। ठीक है, तो पेनल्टीज, तो अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, किसी प्रकार का जो है पुनिशेबल या उसके अंदर जो है एक्वाइस एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, ठीक है, या वो अपने मर्जी से कोई भी किसी प्रकार का या इसको जो है करने से जो ये सारे जो है इस एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान है तो उसे मानने से इनकार करता है, तो उसके लिए पेनल्टीज रखी जाती है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है डिस्चार्ज लगा दिया जाता है, तो कि अगर वो किसी प्रकार का जो है नुकसान करता है या इस एक्ट के अगेंस्ट कोई कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।